बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 23 का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये चैप्टर हमने शॉर्ट के लिए तैयार करना है, इसलिए जो जो से टॉपिक्स डिस्कस होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, उनके आपने जस्ट वो टॉपिक वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार करने हैं जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस होंगे। लेक्चर क्योंकि आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, इसलिए ब्रेन अप टू डेट में से आपने क्वेश्चंस मार्क करने और साथ साथ याद करते जाने हैं। आज हमने क्या स्टार्ट करना है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था। रिकम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है वो सब डिस्कस किया था। अब हम आज उसको स्टार्ट करेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस कैसे होता है। बिफोर स्टार्टिंग इट्स एक्सप्रेशन हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए बना कैसे था। रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपकी बुक पे एक इमेज शो की गई है इंसुलिन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप प्रॉपरली बताते हो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कैसे की जाती है। ह्यूमन सेल से जीन लिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। ठीक है, हमने वो जीन इंसर्ट करवा दिया, सॉरी हमने वो जीन रिलीज़ करवाया वहाँ से। देन हमने वहाँ पे यूज़ किया रिस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लियस यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये क्या करेंगे, ये एक स्पेसिफिक पीस या जो स्पेसिफिक डीएनए का हमने हिस्सा लेना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है, उस जीन को रिमूव करवाएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल से उसका जो प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, वो प्लाज्मिड निकाला जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ पे स्टिकी एंड्स बनाएंगे। वो स्टिकी एंड्स बेसिकली किस चीज़ के होंगे? ये डीएनए जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके कुछ हिस्से को कट किया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इकोरा यहाँ पे कुछ हिस्से को कट कर रहा है। ये जो खाली जगह यहाँ पे रह गई है, ये क्या है? ये स्टिकी एंड्स है। एक ये स्टिकी एंड्स, ठीक है। सेकेंड ये स्टिकी एंड्स, ये किसके स्टिकी एंड्स हैं? ये ह्यूमन सेल्स में से जीन निकाला गया है उसके स्टिकी एंड्स हैं। ये स्टिकी एंड्स इन दोनों के प्लाज्मिड डीएनए और जो ह्यूमन का जीन है या डीएनए, उसको जो पीस ऑफ इंटरेस्ट है, पीस ऑफ डीएनए, उनके दोनों इन दोनों के स्टिकी एंड्स जो हैं वो बेसिकली किस लिए बनाएंगे? इनकी अटैचमेंट के लिए। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट या कहने के जो पीस ऑफ डीएनए है, इसको प्लाज्मिड के अंदर इनोकुलेट करवाया जाएगा, इसका पार्ट बनाया जाएगा। अब प्लाज्मिड क्या चीज़ है? ये मॉलिक्यूलर वेक्टर है, कैरियर है, एज अ वेक्टर एक्ट करता है, जो होस्ट सेल के अंदर जो पीस ऑफ डीएनए है उसको लेकर जाएगा। डीएनए हमने प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा दिया। अब इस ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना, जिसमें दो डिफरेंट सोर्सेज का डीएनए, कौन कौन सा? एक तो वो पीस ऑफ डीएनए जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म का है, और दूसरा प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया का है। तो ये दोनों डीएनए जब जॉइन करेंगे तो क्या बनेगा? रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। इस डीएनए को जब हम बैक्टीरियल से हो सेल के अंदर इनोकुलेट या इंसर्ट करवाएंगे, तो जितनी बार बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होगी या बैक्टीरिया के जितने सेल्स बनेंगे, इट मीन्स कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, उसके जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ हो रही हैं। तो एक से दो सेल बने, दो से चार सेल बने, तो जितने सेल्स बनते जाएंगे, उन सेल्स के रिजल्ट में जो आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था या पीस ऑफ डीएनए था, उसकी भी कॉपीज़ होती जाएंगी। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, कैसे एक्सप्रेस हुआ, उसका एक कहने के डायग्रामेटिक वे में एक्सप्रेशन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन है। स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं हम कॉपी बनाने के लिए करते हैं, यानी कि हमारे पास एक क्लोन है। क्लोन जो है वो कोई लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिसको आप क्लोन जीन्स कह सकते हो, जैसे कि फिर सेल्स भी हो सकते हैं, जैसे क्लोन बैक्टीरिया हो गया, कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे आप जो भी क्लोन लोगे वो ओरिजिनल स्पेसिमेन का आइडेंटिकल यानी कि उसकी ही एग्जैक्ट कॉपी होगी। तो यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो पीस ऑफ इंटरेस्ट है या पीस ऑफ डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, हमने उसकी मिलियंस के हिसाब से कॉपीज़ बनानी होती हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स बेसिकली जो आप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाते हो, जिसके अंदर जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है, बैक्टीरियल सेल्स जो कि होस्ट सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स उस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपटेक करेंगे। कब अपटेक करेंगे? जब आप बैक्टीरियल सेल्स को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, जिससे उसकी बैक्टीरियल सेल्स की जो सरफेसेस हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, सेल वॉल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएंगी। ये बैक्टीरिया को ज़्यादा परमिएबल करती हैं कैल्शियम क्लोराइड की मौजूदगी। तो जब हम बैक्टीरियल सेल्स को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट अप करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स परमिएबल हो जाते हैं। इट मीन्स वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को या रिकम्बिनेंट डीएनए को टेकअप करेंगे। जैसे ही टेकअप किया, सेल एक से दो सेल बने, दो से चार, चार से 8, 12 या जितने भी सेल्स बनते जाएंगे, हर सेल के अंदर यानी कि सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी कॉपीज़ बना रहा है। बैक्टीरियल क्लोन जो है वो एक नया सेल बनता जाएगा, बैक्टीरियल क्लोन्स बनते जाएंगे, और हर सेल के अंदर एटलीस्ट वो एक प्लाज्मिड मौजूद होगा जो रिकम्बिनेंट फॉर्म में था।
ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने हमारे पास अगर 20 बैक्टीरिया भी बने, हमारे पास 40 बैक्टीरिया भी बने हैं, तो उनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब एक्सप्रेस होगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था वो था इंसुलिन का जीन। ठीक है, जब आपने कहा कि इस इंसुलिन की जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बन गई हैं, तो अब टाइम क्या है कि इस इंसुलिन का जो मेन प्रोडक्ट है उसका बनना ज़रूरी है। तो यानी कि जब ये बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं तो ये एक्सप्रेस होंगे। एक्सप्रेस किस फॉर्म में होंगे? उस प्रोडक्ट की फॉर्म में जो इस जीन से बनी है, दैट इज़ इंसुलिन। नेक्स्ट टू दिस हमने पीछे वेक्टर की बेस पे हमने प्लाज्मिड्स का नाम पढ़ा, लेकिन प्लाज्मिड्स के अलावा और भी कह लें कि डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स के अंदर से मटीरियल्स निकाले जाते हैं जिनका वेक्टर यूज़ किया जाता है। ऐसा ही कुछ बैक्टीरियोफेज के केस में भी है, यानी कि जो लैम्डा फेज है या बैक्टीरियोफेज जो है इसको भी ये भी एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। लैम्डा फेज क्या चीज़ है? इट्स अ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वो फेज जो वो फेज या वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो ये एक फेज वायरस है जिसको एज अ वेक्टर हमने यूज़ करना होता है। इसको एज अ वेक्टर क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज ये जो पीस ऑफ इंटरेस्ट या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो डीएनए का पीस है उसको ट्रांसमिट करवा सकता है। ये करता क्या है? ये जैसे कि हमने बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल हम फर्स्ट टाइम में डिस्कस कर चुके हैं, तो अपने उसी चीज़ को यहाँ पे मद्देनज़र रखना है। हम कहते हैं कि जब एक बैक्टीरियोफेज यानी कि एक फेज वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले खुद को अटैच करता है। तो फेज वायरस क्या करेगा? सबसे पहले होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरियम के साथ उसकी सरफेस पे खुद को अटैच करेगा। अटैच होने के बाद रिकम्बिनेंट डीएनए को वायरस जो है वो अपनी बॉडी से निकाल कर बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करवाता है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस जो है वो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, तो वो बाहर ही रहेंगे, वो सिर्फ अपना डीएनए अंदर भेजेंगे। अब जो डीएनए अंदर जाएगा, अंदर ट्रांसमिट होगा, वो डीएनए उसका सिर्फ खुद का नहीं होगा, उसके साथ वो पार्ट भी होगा, वो पीस ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद होगा जिसको बैक्टीरिया के अंदर भेजा, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए को वायरस अपनी बॉडी से निकाल के बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाता है। जैसे ही वो डीएनए या वो रिकम्बिनेंट डीएनए वायरस का बैक्टीरिया के अंदर एंटर होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस की कॉपीज़ बनेगी, मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है बैक्टीरिया फेज जब वो होस्ट की मशीनरी पे टेक ओवर करता है, अगर लाइटिक फेज हो तो, अगर लाइसोजेनिक होगा तो वो कॉपीज़ बनाएगा अपनी, लेकिन होस्ट के डीएनए पर कंट्रोल या टेक ओवर नहीं करता। तो बैक्टीरियोफेज यानी कि जितने भी वायरसेस बनेंगे या बैक्टीरियोफेज के क्लोन्स बनेंगे, उनके अंदर वो जीन मौजूद होगा जिसकी कॉपी हमने बनानी है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने भी कहा कि वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरियोफेज जो हैं, जब वो बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं तो वो होस्ट यानी बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी को टेक ओवर करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए। तो जब वो अपनी कॉपीज़ बनाएंगे, अपने डीएनए की कॉपीज़ बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ उस जीन की कॉपीज़ भी बनेंगी जिनकी हमने क्लोनिंग करवानी है, जिसकी हमने कॉपीज़ बनानी है। तो फेज वेक्टर जो इस तरह से काम करता है कि पहले एक होस्ट एक कहने के डोनर सेल से चीज़ लेकर रेसिपिएंट सेल में ट्रांसमिट करवाता है। आपकी बुक में बेटा एक इमेज गिवन है, इस इमेज में फेज डीएनए की वर्किंग बताई हुई है, मतलब कि किस तरह से एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड वर्क करता है और किस तरह से वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है वो एज अ वेक्टर वर्क करता है। जैसे फर्स्ट इमेज में देखें, यहाँ पे पहला जो है ये बैक्टीरियल सेल्स की बेस पे है। बैक्टीरियल सेल्स की बेस में यानी कि अगर आपने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज़ करना है, प्लाज्मिड डीएनए आपने एज अ वेक्टर यूज़ करना है, तो आप क्या करते हो? बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालते हो और होस्ट सेल जो आपका कह लें कि जो ह्यूमन सेल है, जैसे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसका आपको चाहिए, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट या वो फॉरेन जीन निकाल कर अपने प्लाज्मिड के अंदर एंटर करवाना है। जिसके लिए पहले प्लाज्मिड को निकाल कर उसके उस पॉइंट से जहाँ पे वो डीएनए का पीस ऑफ इंटरेस्ट आपने ऐड करवाना है, उतने हिस्से को प्लाज्मिड को कट कर दिया जाता है। उस हिस्से में फिर आपने फॉरेन जीन इंसर्ट करवाना है। हमारे पास बन गया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट सोर्सेज का डीएनए मौजूद है। इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को आपने करवाना है होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट। होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में एक सेल से दो कॉपीज़ बनेंगी। तो हमारे पास वो कॉपीज़ जो हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने जिसकी कॉपीज़ बनानी है, वो अंदर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे केस में बताया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वर्क कैसे कर रहा है? बैक्टीरियोफेज का वायरल डीएनए होता है, उसके पास अपना से खुद का डीएनए होता है, अदरवाइज वो सर्वाइवल या लिविंग नहीं होता है। अब वो जब कॉपीज़ बनाएगा अपनी, तो वो बैक्टीरिया के जीन्स या डीएनए के कुछ हिस्से को अपने साथ ले आता है, क्योंकि हमने कहा होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को टेक ओवर करता है। तो यानी कि वायरल डीएनए का कुछ हिस्सा टूटता है एंजाइम्स की वजह से, फॉरेन जीन इंसर्ट होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। ये रिकम्बिनेंट डीएनए विद इन कहने के होस्ट सेल अपना सारा प्रोसेस कर रहा था, बिकॉज वायरसेस
बैक्टीरियोफेज की फॉर्म में हो, प्लांट वायरसेस हो या किसी भी तरह का एनिमल वायरस हो, विदाउट अ होस्ट वो नॉन लिविंग होते हैं। तो जितनी बैक्टीरियोफेज की न्यू कॉपीज़ बनेंगी उसके अंदर वो रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसमिट होगा। जब वो एक अपने होस्ट सेल से बाहर निकल के दूसरे यानी कि नेक्स्ट होस्ट सेल पर अटैक करेंगे, उसके साथ अटैच होंगे, अपना डीएनए उसके अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पे वो कॉपीज़ जो फॉरेन जीन जिसकी हमने कॉपीज़ बनानी है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट होंगे। अब इसके रिजल्ट में लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हुई, बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल चली, होस्ट सेल के अंदर 1 से 2 कॉपीज़ बनाई, 10 कॉपीज़ बनाई, 20 कॉपीज़ बनाई। तो जितनी कॉपीज़ बनाएगा उसके अंदर वो पीस ऑफ इंटरेस्ट, वो जीन, वो डीएनए जो हमें चाहिए, डिज़ायरेबल जीन हमें से चाहिए, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसकी कॉपीज़ जो है वो साथ साथ होती जाएंगी, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो बन जाती हैं। अब इसमें से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको फेज की बेस पे भी आ सकते हैं, डायग्रामेटिक भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसमें से कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपकी बुक पर टॉपिक है जीनोमिक लाइब्रेरी, बट जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करोगे, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं पीसीआर। पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं एक सिंगल जीन की। यहाँ आप कह लो कि डीएनए का स्पेसिफिक पीस ले लो, स्पेसिफिक सीक्वेंस ले लो, आप उस पीस ऑफ इंटरेस्ट, आप उस डीएनए या पीस ऑफ डीएनए या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसकी जो स्पेसिफिक पीस आपने जो सा भी सीक्वेंस लिया है, आप उसकी मिलियंस के हिसाब से कॉपीज़ बना रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये काम चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे कि सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था कैरी बी म्यूलिस ने 1983 में। अब क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, जब कहने बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग पे वर्किंग स्टार्ट हुई थी, तो जो बहुत पहले के मेथड्स थे, एक ही स्पेसिफिक सीक्वेंस आपके पास डीएनए का, आपने उसकी बहुत सारी मल्टीपल्स के हिसाब से कॉपीज़ करवानी है, तो पहले जो मेथड्स थे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, थोड़े एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू पीसीआर। पीसीआर में हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ सिंगल जीन से बना सकते हैं, तो इट मीन्स ये बहुत स्पेसिफिक होता है। बहुत स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि एक सिंगल जीन है या आप कह रहे हो कि स्मॉलर पीस है डीएनए का, तो उसमें आपने जो सा सीक्वेंस आपने लिए हैं, जो से डीएनए सीक्वेंस को टारगेट कर रहे हो, वो लेस देन 1 पार्ट भी हो सकता है इन अ मिलियन ऑफ टोटल डीएनए सैंपल। सिर्फ उतने हिस्से को, जितने हिस्से की आपने कॉपीज़ करवानी है पीसीआर में, सिर्फ उतना हिस्सा ही आप कह लो कि लिया जाता है कॉपीज़ करवाने के लिए। फिर चाहे वो सिंगल जीन हो जिसकी आपने पीसीआर के जरिए कॉपीज़ बनवानी है, या वो डीएनए का बहुत स्मॉल सा पीसी क्यों ना हो। तो सिंगल जीन है या स्मॉलर पीस ऑफ डीएनए है, इवन ह्यूमन जीन्स के अंदर भी आप बात करें, जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में थाउजेंड्स के हिसाब से जीन्स मौजूद है, तो हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं इन सब की भी एम्पलीफिकेशन, इन सब की भी कॉपीज़ जो है वो पीसीआर के ज़रिए बनाई जा सकती हैं। पीसीआर का मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले, या पीसीआर को पीसीआर क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन अराइज करने से पहले, इसका आंसर देखने से पहले हम देख लेते हैं पीसीआर के लिए हमें क्या क्या, यानी ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरियात है। सबसे पहले हमें डीएनए सेगमेंट चाहिए, क्योंकि हम उसमें से तो स्पेसिफिक सीक्वेंस निकालेंगे जिसकी हमने कॉपीज़ करवानी है। देन हमें एक प्राइमर चाहिए। 20 प्राइमर क्या होता है? 20 बेस सीक्वेंसेस का 20 बेसिस का एक सीक्वेंस होता है जो टारगेटेड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके अगेंस्ट होगा या उसके मुखालिफ एक्ट कर रहा होगा। तो प्राइमर किस लिए रिक्वायर्ड होता है? जैसे कि हमें पता है डीएनए की रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मेन वर्कर कंसिडर किया जाता है, मेन एंजाइम कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करवा सकता। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए उसको हेल्पर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए जब भी हम किसी भी जीन की कॉपीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे डीएनए सेगमेंट्स की या डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो, जैसे भी बताया कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करवा सकता, तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के न्यू स्ट्रैंड की प्रोडक्शन करवाएगा, लेकिन उसके उसको प्राइमर रिक्वायर्ड है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट में न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, क्योंकि हम डीएनए की कॉपीज़ करवा रहे हैं, तो हमें डीएनटीपीज़ चाहिए, यानी कि वो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जिनके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस एज अ कंपोनेंट मौजूद हो। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स में हमें एक रिक्वायरमेंट और है, दैट इज टैक पॉलीमरेज, इट्स एन एंजाइम लाइक डीएनए पॉलीमरेज और पीसीआर ट्यूब। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक पे, ऐसी ही कुछ मिलती जुलती डायग्राम गिवन है कि आपके पास एक टारगेटेड सीक्वेंस है, एक डीएनए का सीक्वेंस है आपके पास, आपने उसको टेम्परेचर देना है, आपने उसको कूल डाउन करना है, आपने उसमें प्राइमर ऐड करना है। प्राइमर ऐड किया, उसके बाद प्राइमर ने जब अपना काम स्टार्ट किया, डीएनए की अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई, फिर आपने डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे ऐड करवाना है। हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रैंड है, 3 to 5 और 5 to 3।
जब हम करें कि रेप्लिकेशन होगी तो ज़ाहिर सी बात है इन दोनों स्ट्रैंड्स की हुई, तो यहाँ पे जो प्राइमर्स ऐड होंगे वो दोनों स्ट्रैंड्स पे अलग अलग से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। प्राइमर ने रेप्लिकेशन स्टार्ट की, अब आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, अब हम ऐड करेंगे टैग पॉलीमरेज जो कि बैक्टीरिया से निकाला जाता है, उसके साथ हम ऐड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, किस लिए कि हमारे पास जो ये एक स्ट्रैंड मौजूद है इसके मुखालिफ हम दूसरा स्ट्रैंड बनवा सकें। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जब हम ये सारी चीज़ें, ये सारे कहने के इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दी, ये रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफ़िल कर दी, तो हमारे पास जो डीएनए की कॉपी आएगी वो वैसी ही होगी जैसे हमारे पास टारगेट सीक्वेंस की थी, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपीज़ होनी है। तो रिक्वायरमेंट्स के बाद आ जाते हैं हम मैकेनिज़म्स पे। मैकेनिज़्म में सबसे पहला पॉइंट कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, या पीसीआर को ये नाम कैसे मिला। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली पहले नेम से इंडिकेशन है पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पॉलीमरेज, इट्स एन एंजाइम, वो एंजाइम जो डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है। चेन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक बार डीएनए के स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन करवाने के बाद इस प्रोसेस को ओवर एंड ओवर बार बार रिपीट करता है। तो इट मीन्स कि ये चेन की फॉर्म में ये रिएक्शन चलता जाता है जब तक आप इसको रिएक्शन को रोकने के लिए वो एंजाइम्स, ये वो चीज़ें ऐड करो जो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर सकती हैं। तो पीसीआर के ज़रिए हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं उस डीएनए की, जिस डीएनए की ज़रूरत हमें है, लेकिन ये जीन क्लोनिंग को रिप्लेस नहीं करता। आज भी क्लोनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर जीन की प्रोडक्शन करवानी है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की प्रोडक्शन करवानी है, तो वहाँ पे क्लोनिंग ही यूज़ होती है, ना कि पीसीआर। जबकि पीसीआर से हम कुछ ऐसे जीन्स बना सकते हैं जिनके में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, जिसके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत ना हो। आपकी बुक पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है, आप चाहो तो वो डायग्राम भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये पीसीआर की डायग्राम भी कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती है। जैसे कि हमने कहा इंग्रेडिएंट्स हमें कौन कौन से चाहिए, हमें डीएनए रिक्वायर्ड है, हमें प्राइमर रिक्वायर्ड है, हमें न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड है, पीसीआर ट्यूब रिक्वायर्ड है, टैग पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है और मिक्स बफर्स रिक्वायर्ड है, ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रह सके। यहाँ पे आपके सामने एक साइकिल ये बनी हुई है, ऐसी बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, तो जितने डीएनए की कॉपीज चाहिए होती है वो बन जाती हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है, दैट विल बी डीनेचरिंग। ठीक है, देन आपने प्राइमर ऐड करना है, प्राइमर बाइंडिंग टेम्पलेट पे प्राइमर ऐड किया, एनीलिंग हो गई। प्राइमर ऐड करने के बाद आपने एक्सटेंशन करवानी है, यानी कि यहाँ पे जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं उनकी न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और दो न्यू डॉटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो बन जाएंगे, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। टैग पॉलीमरेज क्या चीज़ है? इट्स एन एंजाइम, एक थर्मो स्टेबल एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर में भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। हाई टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें हम डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज़ 1 है, 2 है, 3 है, उनको हम डीनेचर करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं। लेकिन टैग पॉलीमरेज जो कि एक बैक्टीरियम से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उस बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्यूटिकस। ठीक है, टी, थर्मस का टी और एक्यूटिकस का AQ, टैग पॉलीमरेज, यहाँ से इसका नाम बना है। ये हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, इट मीन्स कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। पीसीआर एक ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर में परफॉर्म किया जाता है ये प्रोसेस, ये चेन रिएक्शन जो एक थर्मोसाइक्लर के अंदर होता है। तो टैग पॉलीमरेज प्राइमर हमें एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाने के लिए डीएनए के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। उसके अलावा हमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम यानी कि डीएनए से रिलेटेड एंजाइम्स हैं वो भी रिक्वायर्ड है, न्यूक्लियोटाइड्स भी रिक्वायर्ड है। टैग पॉलीमरेज के यहाँ पे एक रीज़न बनती है कि टैग पॉलीमरेज को हम टैग पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, वो रीज़न आपको बता दी। बिकॉज इसको एक बैक्टीरिया से रिलीज या कहने के एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके नाम पे इसको टैग और पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज की तरह का काम करती है, तो इट मीन्स इसको हम पॉलीमरेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एनालाइजिंग डीएनए। बेटा इस टॉपिक को टू द पॉइंट आपने पढ़ना है, इसमें से बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपने लेना है। एनालाइजिंग डीएनए मतलब डीएनए को एनालाइज किया जाता है बाय अ टेक्निक कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एलेक्स जेफरीज ने 1985 में ये टेक्निक डिस्कवर की थी। इस टेक्निक में हम करते हैं क्या है कि हम जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसके अंदर डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को हम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि रिफ्लिप्स का नाम देते हैं। कैसे बनेगा ये हमारे पास, ये हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ट्रीटमेंट के ज़रिए। तो जेनेटिक मटेरियल बेशक आपके पास 4 डीएनए का है, 4 क्रोमोसोम्स का है, उससे ज़्यादा का है, उससे कम का है। जीनोम को आपने किसके साथ रिएक्ट करवाना है,
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ, जिसके रिजल्ट में डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। उन फ्रेगमेंट्स को हम रिफ्लिप्स का नाम देते हैं, जो बिटवीन द इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर दैट रिफ्लिप्स की प्रोडक्शन हो गई, डिफरेंट साइज़ के अपने फ्रेगमेंट्स ले लिए डीएनए के, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि फ्रेगमेंट्स को उनकी लेंथ यानी कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज़ के लिहाज से उनको उसके मॉलिक्यूलर लेंथ और साइज़ के बिना पे या उसके अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। जब हम फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास बहुत सारे बैंड्स यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ बैंड्स जो है वो अपीयर होते हैं, जो हमें स्मीयर के फॉर्म में एक दूसरे के आसपास नज़र आते हैं। आपने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न प्रोड्यूस करना है, आपने ऐसी एक्सरे फिल्म बनानी है जिसके अंदर आपको डीएनए के सारे बैंड्स नज़र आएँ, तो उस डिस्ट्रक्टिव पैटर्न के लिए हम जेनेटिक मार्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉब्स यूज़ करते हैं। अब ये प्रॉप क्या चीज़ है, जैसे कि हमने बताया प्राइमर क्या है। प्राइमर का आपको बताया कि एक सीक्वेंस है 20 बेसिस का, जो डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसी तरह से प्रॉप, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है लेकिन डेफिनेशन में बता देती हूँ आपको कि प्रॉप जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ये वो सीक्वेंस है जो हम पीस ऑफ डीएनए हमारा जिसकी कॉपीज हमने करवानी होती है, ये प्रॉप जो है उसके साथ हाइब्रिडाइज करता है, मतलब पेयर अप बना लेता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डायग्राम क्वाली भी आप कर सकते हो, यहाँ पर जो गिवन है बेटा आप ये भी कर सकते हो। डीएनए सैंपल में से डीएनए एक्सट्रैक्शन निकालना है। डीएनए एक्सट्रैक्शन जब निकालना है तो आपने उसको क्लीव करवाना है। क्लीवेज का मतलब होता है स्प्लिट करना या कहना उसको तोड़ना। तो डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की हेल्प से क्लीवेज, डीएनए की क्लीवेज की जाती है। फ्रेगमेंट्स बन गए, कुछ बड़े बने कुछ छोटे बने, तो डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स यानी कि रिफ्लिप्स आपके पास आ गया। उसके बाद आपने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के ऊपर ट्रांसमिट करवा देना है। अब आप उसके ऊपर ट्रांसफ़र करवाओगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इसके अंदर जेल मौजूद होती है, एग्रोस जेल, उसके ऊपर इन फ्रेगमेंट्स को रन किया जाता है। साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होगी, यानी यहाँ पे एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उस मेम्ब्रेन में क्या किया जाता है, जो आपने डिफरेंट कहने के लेंथ के हिसाब से डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो लिए हैं उनको उस मेम्ब्रेन पर से गुजारना होता है या उस मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑटो रेडियोग्राफी होती है। ऑटो रेडियोग्राफी के बाद आपके पास विजुलाइज साइज आ जाता है डीएनए का, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स का, वो विजुलाइज जो है वो डेवलप किया जाता है। आफ्टर दैट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूज़ कहाँ पे हो सकती है? एज यू नो टीवी सीरियल्स आप सब देखते हैं, बेशक वो पाकिस्तानी ड्रामा हो इंडियन ड्रामा हो, आप टीवी सीरियल्स देखते हो। फिंगर प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स को, डिफरेंट डिजीज़ को, इन्फेक्शंस को डायग्नोस करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन होगी, वायरस के अटैक की वजह से, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया या कैंसर वगैरह हो गया, इनको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मूवीज़ में, टीवी ड्रामाज़ में, टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ में भी डीएनए टेस्टिंग भेजी जाती है। पेरेंटेज यानी कि डीएनए टेस्ट करना हो, या किसी जगह पे क्राइम हुआ है वहाँ पे मर्डर, जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसको उसके बारे में पता लगाना हो, उसको पकड़ना हो, तो वहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। इवन अगर एक सस्पेक्टेड पर्सन के सिंगल स्पर्म से भी डीएनए मिल जाए तो वो डीएनए भी इनफ होता है उस मुजरिम को पहचानने में या उसके बारे में पता लगाने में। तो इवन हम कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर किसी इंडिविजुअल का 8 इयर्स या 10 इयर्स पहले मर्डर हुआ था, हम उस टीन एजर की रिमेन्स के बारे में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल वार्ड्स में मे भी आपने सुना होगा, समटाइम्स बेबीज़ दे गॉट एक्सचेंज्ड, उन एक्सचेंज बेबीज़ के केस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो यूज़ की जा सकती है। आपकी बुक पे एक इमेज गिवन है जिसमें पहली जो इमेज है उसमें बेसिकली कंपैरिजन किया गया है, ये बताया गया है कि एक चिल्ड्रन के डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो कैसे अपने पेरेंट्स के डीएनए फ्रेगमेंट से मैच करते हैं। फर्स्ट वाले में पहला कॉलम मदर का है, सेकंड चाइल्ड का, और देन थर्ड जो है वो फोर्थ का है। तो इसमें आपने पॉइंट आउट करना है, जो कि आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, कि इसमें से कौन सा जो है वो एज सच मौजूद है, या कौन सा बैंड जो है वो मदर के साथ रिलेशन शो कर रहा है, चाइल्ड का कौन सा बैंड मदर के साथ रिलेशन शो कर रहा है, कौन सा फादर के साथ रिलेशन शो कर रहा है। आफ्टर दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करने का जो बेनिफिट्स हैं या उनको यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं उनको देख लेते हैं। आपकी बुक पे बेसिकली जो ऑप्शन नंबर सी है उसके डिस्क्रिप्शन पे उसी 2 पेजेस पे डिस्क्राइब की गई है। तो ऑप्शन सी को एक बार क्लियर कर देते हैं। ये बेसिकली
मर्डर केस या किसी क्राइम के किसी जुर्म की वजह से किया गया में किसी क्राइम केस के में डीएनए फिंगरप्रिंट करवाया गया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाई गई है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, हमारे पास विक्टिम का ब्लड मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एज अ स्पेसिमेन हमारे पास स्किन मौजूद है। देन हमारे पास 3 सस्पेक्टेड पर्सन्स मौजूद हैं या क्रिमिनल्स मौजूद हैं या मर्डर्स मौजूद हैं। उन तीनों में से जिसके बैंड स्किन स्पेसिमेन से या विक्टिम के ब्लड से मैच करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए, उनको सस्पेक्टेड पर्सन कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे क्राइम केस बताया गया है, 3 सस्पेक्टेड हैं, 3 लोग जो है वो इस जुर्म में जो है वो मुलविस पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इन तीनों में से एग्जैक्टली क्राइम सीन पे जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स मिला है, जिसका भी डीएनए ब्लड के ज़रिए हेयर के ज़रिए मिला है, इन तीनों में से किसका जो है वो डीएनए उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट से मैच करती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो जहाँ पे कोई जुर्म हो जाए, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, क्राइम सिचुएशन हो, मर्डर हो, वहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट, पीसीआर की एम्प्लीफिकेशन और एनालिसिस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं या पीस ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ बनाते हैं, तो उसमें बेनिफिट क्या है। आप जब पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं, यानी कि कॉपीज़ बनाते हो, तो एनालिसिस भी करवाया जाता है, यानी कि हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम वायरल इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने में यूज़ कर सकते हैं, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने में उसको यूज़ कर सकते हैं, हम कैंसर को डायग्नोज करने में उसको यूज़ कर सकते हैं। फोरेंसिक लैब्स में पेरेंटेज के लिए, ठीक है, उसके पेरेंटेज मतलब जिसको पेरेंटेज के लिए मतलब जिसमें आप डीएनए टेस्टिंग की बात करते हो, तो पेरेंटेज के लिए, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए पीसीआर एम्प्लीफिकेशन और एनालिसिस जो है वो यूज़ हो सकती है। उसके अलावा किसी ह्यूमन पॉपुलेशन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर आपने पता लगानी है, तो उससे वो भी उसके लिए भी बल्कि हम कह सकते हैं पीसीआर या जो डीएनए एनालाइजिंग मेथड है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह हैं, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनाए जाते हैं डीएनए के, वो बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के बेस पे दिया गया है कि जो डीएनए एनालाइजिंग है उसके अंदर डीएनए का सीक्वेंस जो है उसका प्रॉपर होना कैसे ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि एक ममीफाइड ह्यूमन ब्रेन जो कि 76 ईयर ओल्ड है, उसके ब्रेन से डीएनए का सीक्वेंस लिया गया। 76,000 ईयर ओल्ड उसके डीएनए से एक सीक्वेंस लिया गया है, और उसके अलावा उस डीएनए का सीक्वेंस लेकर उसमें ओवरऑल क्या चेंजेस आई हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसको स्टडी किया गया डीएनए सीक्वेंस या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बेस पे। उसी तरह से एक प्लांट फॉसिल है जो कि बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है, 17 to 20 मिलियन ईयर्स है, उसके भी डीएनए सीक्वेंस को डिटर्मिन किया जा सकता है पीसीआर या डीएनए एनालाइजिंग के ज़रिए। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, इसको आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के तौर पे ही तैयार करना है। इसमें से भी कुछ कंसेप्शन या छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको अपलोड से मार्क करके याद करते जाइए। अल्लाह हाफिज़ क्लास।